नमस्ते बच्चों। हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है, उसमें ग्रुप 15 कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप 16 उसमें भी ऑक्सीजन हो चुका है और सल्फ़र के एलोट्रॉप्स भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं सल्फ़र के कंपाउंड्स। उनमें पहला आ रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड। फार्मूला आपको पता है SO2। बनाने का तरीका, सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाने के लिए सल्फ़र को जब हम जलाते हैं यानी सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है SO2। दूसरा तरीका, लेबोरेटरी के अंदर सल्फ़ाइट सॉल्ट्स को जब हम किसी भी एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तब भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि सल्फ़ाइड, सल्फ़ाइट, सल्फ़ेट और थायोसल्फ़ेट के फार्मूले में क्या डिफरेंस है। हालांकि हम पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं बता दूं। S2 नेगेटिव यह है सल्फ़ाइड, SO3 2 नेगेटिव यह है सल्फ़ाइट जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सल्फ़ाइट। SO4 2 नेगेटिव ये होता है सल्फ़ेट और H2O3 2 नेगेटिव ये होता है थायोसल्फ़ेट। इसको बनाने के और भी तरीके हैं। आयरन के जो ओर्स होते हैं उनमें FeS2 आयरन पायराइट यानी सल्फ़ाइड ओर, इसको भी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, आप लोगों ने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस पढ़े हुए हैं, उनमें ये रोस्टिंग वाला प्रोसेस है जिसमें एक्सेस एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है तो भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है और आयरन का ऑक्साइड बनता है। प्रॉपर्टीज़ में हम देखें, सल्फ़र डाइऑक्साइड पंजेंट स्मेल की कलरलेस गैस है, पानी में हाईली सोल्यूबल है और डिज़ोल्व होकर के सल्फ्यूरस एसिड बनाती है H2SO3 जो फर्दर डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन बनाती हैं। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन है, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाती है जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की एक्सेस में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रिएक्शंस NaOH और SO2 की रिएक्शन होती है तो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बनता है। एक्सेस में जब SO2 गैस को पास किया जाता है तो सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। रिकॉल करें, हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, लाइम वाटर का सॉल्यूशन, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। किस वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, यानी कैल्शियम का उस एसिड के साथ में जो सॉल्ट बना वो एसिड एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो वो H2CO3 बनाता है जो फर्दर बेस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक्सेस में जब CO2 पास की जाती है तो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह की रिएक्शंस यहाँ पर भी हो रही हैं। क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर के सल्फर डाइऑक्साइड ये बनाती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, जिसको कई सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए या क्लोरीनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनता है और इसी को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है कॉन्टैक्ट प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि डायरेक्ट वाटर में डिज़ोल्व करके नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड ईजिली वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। बजाय इसके कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करके पहले ओलियम यानी H2S2O7 बनाया जाता है, फिर डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मिला करके बनाया जा सकता है। फिर आगे रिएक्शंस देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो जो फेरिक आयन है उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो ये उसको फेरस आयन के अंदर कन्वर्ट कर देती है यानी रिड्यूस कर देती है।
तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकती है सल्फर डाइऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट में सल्फेट और एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह से परमैंगनेट आयन जो कि पर्पल कलर का होता है या वायलेट कलर का होता है, उसको भी रिड्यूस कर सकती है। इसमें मैंगनीज सेकेंड आयन बनता है। ये ध्यान में रखना है कि जो परमैंगनेट आयन होता है MnO4 नेगेटिव, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, जबकि ये जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसमें मैंगनीज का सेकेंड आयन यानी Mn2+ में उसको रिड्यूस कर दिया और सल्फर डाइऑक्साइड खुद ऑक्सीडाइज हो गई SO4 2 नेगेटिव में। अब इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, जबकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका +6। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकती है। खुद तो ऑक्सीडाइज होती है और किसी और को रिड्यूस करती है। फिर हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पिछले वीडियो में ओजोन की स्ट्रक्चर देखी थी। तो ओजोन की और सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर सेम होती है। केवल डिफरेंस क्या होता है इसमें, सेंटर की तरफ ओजोन में ऑक्सीजन एटम होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ना होकर के सल्फर एटम लिया हुआ है। तो ओजोन की ही स्ट्रक्चर है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं और ऑसिलेटिंग होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड बनाता है सल्फर दोनों ऑक्सीजन के साथ में, और दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती है। इसमें सल्फर पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। ध्यान देना, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। देखो, डबल बॉन्ड भी अगर होगा तो उसको एक सिंगल बॉन्ड पेयर की फॉर्म में ही कंसीडर किया जाएगा और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है। अब नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर के ऑक्सो एसिड्स 2 तो आपके लिए फेमिलियर हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है। H2S2O3 ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। H2S2O7 जिसको ओलियम भी बोला जाता है और इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ये। और H2S2O8 ये मार्शल एसिड या पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आप फेमिलियर हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है वो हम देखते हैं। ये फिगर जिसमें सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स उनकी डिटेल स्ट्रक्चर बताई हुई है और साथ साथ में सल्फ़र पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसके बारे में भी बताया हुआ है। सबसे पहला हम देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसमें एक सल्फ़र 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सल्फ़र के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन है। सल्फ़र पर हाइब्रिडेशन sp3 होता है और ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 होगा। और अकेला ये ऑक्सो एसिड है जिसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसी से हमको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप फेमिलियर हैं इससे। इसके अंदर एक सल्फ़र एटम और 4 ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये और ये दोनों सल्फ़र के साथ में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सल्फ़र के साथ में बॉन्डेड हैं। सल्फ़र पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। एक बात माइंड में रखना कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो ये जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड हैं, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेकर के H+ या प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, जिसमें सल्फ़र पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और ये बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा ही है, दोनों में एक छोटा सा फ़र्क है। बस आप ये इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ ये जो ऑक्सीजन है इसको रिप्लेस कर दिया है सल्फ़र से, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में इतना डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पर सल्फ़र हमने लिया है। तो टोटल जहाँ पर
सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन है वहाँ, यहाँ थायोसल्फ्यूरिक एसिड में केवल 3 ही ऑक्सीजन है। इसमें भी सल्फर पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2। फिर हम देखते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोस एसिड भी बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो स्ट्रक्चर गलत है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें अगर फार्मूला आप देखते हो तो फार्मूला क्या है, H2SO5। तो यहाँ आप देखोगे हाइड्रोजन 3 है, ये 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब ये हुआ कि या तो फार्मूला गलत है या स्ट्रक्चर गलत है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर गलत है। होना क्या चाहिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन न होकर के एक ऑक्सीजन रहता है और सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गया परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO5। नेक्स्ट एसिड आ रहा है H2S2O6। इसके अंदर आप देख रहे हो कि सल्फर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, दोनों सल्फर एटम, और दोनों सल्फर के साथ साथ में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनके साथ में अटैच्ड हैं। और यहाँ दोनों सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है। डाइथायोनिक एसिड दोनों पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम समझें उससे पहले आप देखिए डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, ये बिल्कुल डाइथायोनिक एसिड जैसा ही है, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर दोनों सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड न बन करके ऑक्सीजन ब्रिजिंग बॉन्ड का काम कर रहा है इसमें, जो दोनों सल्फर के बीच में ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा है। H2S2O7 और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सल्फर पर +6 और इसको ओलियम भी बोला जाता है। अब ये देखिए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, दोनों पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। दोनों सल्फर के बीच में 2 ऑक्सीजन हैं और ध्यान देना दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, और इन दोनों ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। बाकी सारे ऑक्सीजन हैं उन पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अब ये एक टेबल और है जिसमें सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिटेल दी हुई है, बिल्कुल है उसी तरह से जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो इसमें अलग अलग तरह के एसिड्स हैं, सल्फ़र के उनके ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बता रखी है। हालांकि हमने पहले जो स्ट्रक्चर देखी उसके अंदर जैसे टेट्राहेड्रल वाली स्ट्रक्चर शो की हुई है, और इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दी हुई हैं, लोन पेयर को शो नहीं किया हुआ है। हमारे एनसीईआरटी वाली बुक में भी ये कुछ एसिड्स दिए हुए हैं और उनकी स्ट्रक्चर बताई हुई है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखना कि सल्फ़र को जला करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं और फिर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और फिर ओलियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करके। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक फ्लो डायग्राम है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में है। कलरलेस, डेंस और ऑयली लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 है रूम टेम्परेचर पे। ये 283 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है और 611 केल्विन पर बॉयल होता है। पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है। आप जानते हो कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज क्वांटिटी हीट एनर्जी की इसमें रिलीज़ होती है। और जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी के अंदर एसिड मिक्स करना चाहिए। कभी भी एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव हीट एनर्जी निकलती है तो वो स्प्लैश आउट हो सकता है और जो ग्लास के कंटेनर हैं वो भी ब्रेक हो सकते हैं। अभी जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो इसकी
लो वॉलेटिलिटी होती है, यानी वेपोराइज ये कम होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, पानी के साथ हाई एफिनिटी शो करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ये काम करता है। वाटर में जब डिज़ोल्व करते हैं तो प्रोटॉन देता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर के H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव आयन बनाता है। ये फर्दर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके सल्फेट आयन बनाता है। तो पहली स्टेप में जो प्रोटॉन रिमूव होता है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, वेरी लार्ज, जबकि सेकंड वाले केस में Ka2 की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें से प्रोटॉन को निकालना और फिर 2 नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। और जो Ka1 है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। फिर हम देखते हैं ये इसकी जो रिएक्टिविटी है, MX टाइप का अगर कोई सॉल्ट है तो उसके साथ में रिएक्शन करके HX और M2S4 बनाता है, SO4। फॉर एग्ज़ाम्पल 10th में हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, वो जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो HCl गैस रिलीज़ होती है और सोडियम सल्फेट बनता है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में लेते हैं तब। इसी तरह से जो शुगर होती है यानी C12H22O11 स्यूक्रोज, उसके अंदर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो चेयरिंग रिएक्शन हो जाती है, या यूँ कह दो एक तरह से वो शुगर को निचोड़ देता है और पानी को बाहर निकाल देता है, और जो शुगर है वो काली पड़ जाती है, वो कार्बन बनने की वजह से पड़ जाती है। फिर ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, हालांकि ये उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना कि नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन फास्फोरिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर के साथ में रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर यूजेस, इसके यूजेस भी हमारे सिलेबस में हैं, लेबोरेटरी और इंडस्ट्री के पर्पस से रिलेटेड कई सारे यूजेस हैं, तो ये यूजेस भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आ रहा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 17 के अंदर आपको ही पता है कि हेलोजेंस बोला जाता है, और हेलोजन क्यों बोलते हैं? ग्रीक वर्ड होता है जिसमें हेलो का मीनिंग होता है सॉल्ट और जीन्स मतलब बनाने वाले या फॉर्मेशन या प्रोड्यूसर्स, और इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आ जाते हैं। शुरू के 4 मेंबर नॉन मेटल्स हैं और एस्टेटिन मेटेलॉइड है। एबंडेंस हम देखें या अकरेंस हम देखें तो नेचर के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन कंपैरेटिवली लेस क्वांटिटी में मिलते हैं, और एस्टेटिन तो काफ़ी कम मिलता है और रेडियो एक्टिव भी होता है एस्टेटिन, जो कि मेटेलॉइड है। फ्लोरीन आपको पता है ये इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है, जैसे मिनरल्स में अगर देखा जाए तो फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरेपेटाइट फैमिली जो हमने पढ़ा था, फॉस्फोरस की जो एबंडेंस होती है उस दौरान भी हमने पढ़ा था। तो Ca3PO4 होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फॉस्फेट एंड CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, और स्मॉल क्वांटिटी में ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी मिलता है, और रिवर प्लांट्स और बोन्स और हड्डियों के अंदर यानी टीथ दांत वगैरह के अंदर भी ये मिलता है, और समुद्र के पानी में क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है और आयोडाइड्स हैं, ये मिलते हैं। ये इनके जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ख़ास तौर से इन मेटल्स के साथ में सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। और समुद्री पानी होता है उससे नमक बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि बाय मास 2.5% होता है। और सोडियम क्लोराइड के अलावा कैरनाइट, KCl, MgCl2.6H2O और इस तरह से मिनरल्स की फॉर्म में भी मिलता है। अब हम देखते हैं इनकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज टेबल 7.8 में।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास रेस्पेक्टिवली 9 एंड 19 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और मास 35.5 U होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 80 U। आयोडीन का 53 एटॉमिक नंबर है और 127 U इसका एटॉमिक मास है। और एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, इसलिए उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती है। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका कॉमन है। NH2NP5 जैसे फ्लोरीन है तो उसके लिए N की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्लोरीन के लिए 3, ब्रोमीन के लिए 4 और आयोडीन के लिए 5 हो जाएगी। कोवेलेंट रेडियस ये फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक इंक्रीज़ होती है। आयनिक रेडियस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है और ये एनायन बनाते हैं सभी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्लोरीन के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई है, 1680 किलो जूल पर मोल। उसके बाद में क्लोरीन के लिए उससे कम है, ब्रोमीन के लिए उससे भी कम है और आयोडीन के लिए सबसे कम है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें जब कंपैरिजन किया जाता है तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि सबके लिए वैल्यू नेगेटिव में है। दूसरी बात ये है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा है और उसके बाद में फिर कम होती जाती है। साइन नेगेटिव है जो रिलीज़ होने वाले अमाउंट को इंडिकेट करता है। अब यहाँ ऐसा क्यों है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए? पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जैसे फ्लोरीन है तो उसके लिए जो वैल्यू दे रखी है वो -333 किलो जूल पर मोल है। तो आप अभी एक मोमेंट के लिए फ्लोरीन को छोड़ दीजिए और इमेजिन कीजिए क्लोराइड या क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड बनता है तो रिलीज़ होने वाली जो एनर्जी है उसका अमाउंट कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो फिर फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। रीज़न क्या है? बिल्कुल ऐसा का ऐसा रीज़न हमने ऑक्सीजन और सल्फ़र वाले केस में भी पढ़ा था। होता क्या है कि फ्लोरीन की साइज़ छोटी है तो छोटी साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पास पास में हैं। तो बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ तो होती है लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट उस इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए खर्च हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी स्मॉल साइज़, कॉम्पैक्ट नेचर और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर फॉर्मेशन एंथैल्पी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। फिर उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी आप कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। डेंसिटी और एक्स एक्स बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में आप कंपेरिजन कीजिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्लोरीन के लिए है और उसके बाद में ब्रोमीन के लिए है। फिर तीसरे नंबर पे फ्लोरीन आता है और चौथे नंबर पे आयोडीन आता है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से बॉन्ड वीक होता है और इजीली ब्रेक होता है। इसी वजह से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लास्ट वाला आप देख रहे हैं ई नोट की वैल्यू, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है उस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा है ई नोट की वैल्यू 2.87 वोल्ट। और फिर उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के लिए आती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। अब हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 जनरल है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई रेगुलरली इंक्रीज़ होती जाती है, ये आप जानते हो, डिस्कस कर चुके हम। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए होती है, उसके बाद में डिक्रीज़ होती जाती है क्योंकि साइज़ बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अभी हमने डिस्कस किया कि फ्लोरीन को अगर छोड़ दो तो क्लोरीन से आप नीचे की तरफ मूव करोगे
तो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन फ्लोरीन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम है, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए खर्च हो जाता है कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम देख चुके हैं, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब आपको पता है कि क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक ये चारों एलिमेंट नॉन मेटल हैं, और शुरू के जो दो मेंबर हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। लेकिन ब्रोमीन पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिलती है। फ्लोरीन येलो कलर की गैस है, जबकि क्लोरीन लाइट ग्रीनिश येलो कलर की गैस है, और ब्रोमीन रेड कलर का लिक्विड है, और आयोडीन वॉयलेट कलर का सॉलिड है। और एस्टेटिन होता सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इसमें डिके होता है और न्यूक्लियस इसका डिकम्पोज होकर के किसी और एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, रेडिएशंस इसमें से निकलती रहती है। अब एक खास बात जो निकल के आती है, फ्लोरीन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीज़न क्या है? भले ही न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसके अंदर थोड़ी वीकनेस आ जाती है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी कम हो जाती है, या इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसलिए फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्शन शो करता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी में ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, मोस्ट कॉमन इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो ज़्यादातर आप देखते ही हैं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव बनते हैं। आयंस की फॉर्म में भी होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर माइनस के अंदर होता है। फ्लोरीन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के तीनों हेलोजन वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। फ्लोरीन इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रोंगेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो -1 तो शो कर सकता है, लेकिन वो +1 शो नहीं कर सकता है। दूसरी बात, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी तीनों +1 से +7 तक के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, तो वो इनके कंपाउंड्स के अंदर इसलिए शो कर पाते हैं क्योंकि इनके पास में d ऑर्बिटल भी अवेलेबल रहता है, भले ही वो वैकेंट होता है। अब जब इनकी बॉन्डिंग होती है तो आप इसमें देखिए, पहला वाला जो केस है जहाँ पर केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो -1 या फिर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। फिर एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके जब हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है तो वहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाते हैं, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकते हैं। फिर जैसे एक इलेक्ट्रॉन और जब जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, यहाँ पे शो किया हुआ है, ये यहाँ नहीं आएगा, तो ऐसे में 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, आप काउंट कीजिए, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। आगे इनके कंपाउंड्स आएंगे, उसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे। अब हमने इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनमें उनके बारे में डिस्कशन किया। क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ केसेस में +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जो इनके ऑक्सो एसिड्स या ऑक्साइड्स के अंदर इंडिकेट होते हैं। फिर इनकी जो रिएक्टिविटी है उसमें हम थोड़ा देखें कंपैरिजन करके। अगर हम किस फ्लोरीन को छोड़ कर के किसी भी हेलोजन का सॉल्ट लें, यानी हैलाइड सॉल्ट लें, एक्वस सॉल्यूशन लें, उसके अंदर फ्लोरीन गैस को अगर पास करेंगे तो वो बाकी के हेलोजन को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। दूसरी तरफ ऐसा का ऐसा क्लोरीन भी रिएक्शन शो कर सकती है अगर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड के सॉल्ट्स लें तो, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होती है। फिर अगर हम आयोडाइड का कोई सॉल्ट लें तो ब्रोमीन उसको आयोडाइड को रिप्लेस कर देता है, खुद
रिड्यूस हो जाता है और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन के अंदर। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ें तो ई नॉट की वैल्यू इनके लिए नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव के अंदर आती है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? पहला तो ये है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होती है, लेकिन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये हैलोजन एटम में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके गैसियस फॉर्म में हैलाइड आयन में कन्वर्ट होती है। और जब इनका हाइड्रेशन होता है तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है फर्स्ट वाला, जबकि ये एंडोथर्मिक हो गया। जब ये और ये दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिनके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हम एक्वस सॉल्यूशन या वाटर के साथ में रिएक्शन की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों, पहला तो हम देखें फ्लोरीन वाला केस, ये HF बनाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है, मतलब ऑक्सीजन से भी स्ट्रॉन्ग ये रिएक्टिविटी शो करता है। सेकंड वाला केस आप देख रहे हो जिसमें X2 यानी या तो हम क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर के HX और HOX बनाता है। HX जो है वो हाइड्रोहेलिक एसिड हो गया और HOX ये हाइपोहेलस एसिड हो गया, यानी HOBr या HOCl बनाता है। ये फर्दर डिकम्पोज होकर के नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो HX और X के अंदर HX और O नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम देखें जो आयोडीन है वो तो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन आयोडाइड वाले सॉल्यूशन में अगर हम ऑक्सीजन गैस फ्लो करते हैं तो ये आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है और ऑक्सीजन खुद हाइड्रोजन आयन के साथ में रिएक्शन करके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन और आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नोट्स बनाइएगा और मुझे भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।